जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के बारे में। आपके लिए लेकर आए हैं आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 4। ये मॉडल पेपर नंबर 4 आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी आपके सीटेट की परीक्षा होती है, हर एक पार्ट में पीवाईक्यू क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हर पार्ट में पीवाई क्वेश्चन जो है रिपीट करते ही करते हैं। तो यहाँ जो आप क्वेश्चन देखेंगे, टोटल हम आपको 60 क्वेश्चन करवाएंगे और यहाँ से एज इट इज आपको जो है आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आकर देखते हैं एसएसटी का मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 12 से 15 प्रैक्टिस सेट हमने दे रखा है। एसएसटी के और अन्य सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 4। देखिए, ये मॉडल पेपर नंबर आपका 4 है, जिसमें से हम कुल 60 प्रश्न लेंगे। पहले भाग में हम लेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के 15, फिर उसके बाद जियोग्राफी के 15, फिर आपके सिविक्स और पॉलिटी के 15, और उसके बाद फिर 15 आपके पेडागोजी का क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में से मिलता है? देखिए, गायत्री मंत्र है, ये किस वेद से मिलता है, आपको ये चीज बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऋग्वेद से, ऑप्शन बी कह रहा है सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी कह रहा है अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 1 है, तो 1 के आगे ए बी सी जो भी हो सीधा आप इतना लिख करके नीचे कमेंट करते रहेंगे प्रत्येक 60 प्रश्नों तक। और अंतिम में आपको कितने विकल्प आपने सही दिए 60 में से, वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र किससे मिलता है? तो सही जवाब बेटा जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। किससे? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि सूर्य यानी कि सावित्री को समर्पित है। तो आपसे अगर यह पूछे कि जो ऋग्वेद किसको समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है। आप ये भी बता सकते हैं किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है ये। ठीक है, और ये आपके जो अगर पूछे वेद कितने हैं, तो टोटल आपके 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी है। ठीक है, और गंगा और यमुना का कितने बार जो है प्रयोग हुआ है इसमें नाम? तो एक बार, मात्र एक बार नाम प्रयोग हुआ। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? तो आप अथर्ववेद को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति क्यों की थी? तो किस काम के लिए की थी, आपको ये बताना है। जो धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी इन्होंने, अशोक ने, ये किस की चीज के लिए किया था? तो क्या इन्होंने किया था? कर वसूलने के लिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साम्राज्य विस्तार के लिए, ऑप्शन डी धम्म का प्रचार करने के लिए, फिर ऑप्शन डी विद्रोह को दबाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो बेटा सही जवाब जाएगा वो क्या हो जाएगा? धम्म मात्र का सीधा आप यहाँ पे धम्म का प्रचार करने से लगाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने अपने संदेश और नैतिक मूल्यों को यानी कि धम्म को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए धम्म मात्र की नियुक्ति की थी। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धम्म मात्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सल्तनत के दौरान बंदगन, ठीक है, दिल्ली के सल्तनत के दौरान बंदगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है शाही मुगलों के लिए, जिसमें से सैन्य सेवक के लिए खरीदे गए थे, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि किसानों के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है व्यापारियों के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है डी सूफी संत के लिए। तो इसमें से बंदगन किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था? जल्दी जल्दी नीचे और आंसर को आप कमेंट करते रहिए। तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? जो बंदगन था, ऑप्शन बंदगन किसके लिए था? तो शाही गुलामों के लिए था। ठीक है, बंदगन किसके लिए था? शाही गुलामों के लिए, जिसमें से सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए लोग थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शाही गुलामों के लिए इल्तुतमिश और अन्य सुल्तानों ने विशेष रूप से सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलामों को बंदगन कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है कि अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कह रहा है जियाउद्दीन, ऑप्शन सी कह रहा है अलबरूनी, ऑप्शन डी कह रहा है इब्न बतूता। तो आपका जो तारीख फिरोज शाही है, इसकी रचना किसने की? तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? जियाउद्दीन बरनी, यानी कि ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, जियाउद्दीन बरनी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने तुगलक काल के इतिहास पर तारीख
फिरोजशाही लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुगल वास्तुकला में पित्रादूरा क्या है? जो पित्रादूरा है ये कह रहा है कि क्या है मुगल वास्तुकला में? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि गुंबद बनाने की तकनीक है, या फिर ऑप्शन बी ये कह रहा है संगमरमर पर जवाहरात जड़ने की सजावट की तकनीक है, या ऑप्शन सी कह रहा है बगीचे बनाने की शैली है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है मीनार निर्माण की कला है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? पितृदूरा क्या है? तो सही जवाब इसमें जाएगा बेटा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, संगमरमर पर जवाहरात जड़ने की कला की सजावटी तकनीक है। ठीक है, जैसे आपको आपको याद होगा कि यह एक सजावटी कला है जिसकी बेहतरीन उदाहरण क्या है? ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल जो आपका संगमरमर से बना हुआ है, तो इसका सही एग्जांपल हो जाएगा संगमरमर का ताजमहल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में क्या मुख्य बदलाव किया? देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी, अपने यहाँ 1857 का विद्रोह, उसके बाद जो मुगल थे उन्होंने अपनी सेना में क्या बदलाव कर दिया था? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू को। तो इन्होंने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना में क्या बदलाव किया? ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। क्या ऑप्शन ए सही है? फिर ऑप्शन बी, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भर्तियों घटाई गई, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है अवध और बिहार से अधिक सैनिक भर्ती हुए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि सेना को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? तो इसका सही जवाब बच्चा जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों की घटाई गई थी। ठीक है, भारतीयों की संख्या पहले ज्यादा होती थी और वहां के कम थे यूरोप के, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो ऐसा क्रांति दोबारा कहीं पर न हो पाए, इसलिए क्या किया, यूरोपीय जो सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की कम कर दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्त्री पुरुष नामक जो तुलना है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई, पंडित रामाबाई के द्वारा लिखी गई है, बेगम रुकैया सखावत के द्वारा लिखी गई है, या फिर सावित्रीबाई फुले के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब बेटा जाएगा यह ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। इन्होंने 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखी? ताराबाई ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ताराबाई ने स्त्री पुरुष नामक तुलना तुलना लिखी है पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आपसे दो चीजें पूछता है, यह आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यह किसने दिया है, यह नारा करो या मरो का। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया, बी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, सी कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, डी कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? इसमें सही जवाब बेटा जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह नारा 1942 में दिया था। अगर पूछा जाए कब दिया तो 1942 बताएंगे। किसके द्वारा दिया गया? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो देखिए, रेड क्लिफ किन दो देशों की सीमा है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत चीन की, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान की, ऑप्शन सी भारत और नेपाल की, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार की। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बेटा? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किस देश की सीमा है, किन दो देशों की? तो खून कहाँ बहता है सबसे ज्यादा हमारे भारत के साथ? तो पाकिस्तान के साथ ना। तो रेड क्लिफ आपको भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगी। दो देशों के बीच की सीमा कौन है? रेड क्लिफ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अग्निकुंड मिले हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में अग्निकुंड यानी कि फायर अलर्ट्स मिले मिले हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो क्या मोहनजोदाड़ो से मिले हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा, या फिर ऑप्शन डी लोथर और कालीबंगा दोनों से। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी लोथल और कालीबंगा दोनों से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोथल और कालीबंगा दोनों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मंदिरों को क्यों निशाना बनाया जाता था? तो मध्यकालीन जो भारत था उसमें मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जाता था? ऑप्शन ए कह रहा है कि क्योंकि वे केवल धार्मिक स्थल थे इसलिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्योंकि वे राजा की शक्ति और धन संपदा का प्रतीक थे इसलिए। फिर ऑप्शन डी कह रहा है, सी कह रहा है नफरत के कारण, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है वास्तुकला को नष्ट करने के लिए। तो मध्यकाल में जो मंदिर को निशाना बनाया जाता था उसमें लूटपाट की जाती थी, मंदिर तोड़े जाते, तो ऐसा क्यों किया जाता था? तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी है। क्यों? क्योंकि जो जो मंदिर होते थे, मंदिर, ठीक है, ये राजा की शक्ति और धन संपदा का प्रतीक होते थे। ठीक है, यानी कि मध्यकाल में राजा अपनी शक्ति और धन संपदा प्रदर्शित करने के लिए भव्य मंदिर बनवाते थे, इसलिए आक्रमणकारी जैसे आपका गजनबी थी, महमूद गजनबी, उसने क्या किया? तो सोमनाथ मंदिर पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण उसने किया है। तो वो लगातार मंदिर पर ही क्यों कर रहा था? क्योंकि जो राजा थे अपनी धन संपदा प्रदर्शित करने के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाते थे, इसलिए आक्रमणकारी उन्हें ही लूटते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? क्या 1878 में, 1885, 1905 या फिर 1919? तो वर्नाकुलर बेटा कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1978 में। कब? 1978 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1978 सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लॉर्ड लिटन के द्वारा, किसके? लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय भाषा के अखबार पर नियंत्रण लगाने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, जो भारतीय अखबार थे, भारतीय भाषा में अखबारों पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। कब पूछा है? तो ये आपका ऑप्शन ए हमने बताया 1878 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर एक्ट किससे संबंधित है? भारतीय भाषा में अखबारों को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन चलाया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन चलाया? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा या फिर विधवा विवाह निषेध? तो इसमें सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा इसका सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ विरुद्ध आंदोलन किया था। ठीक है, इनके प्रयासों से, यानी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान महलवारी बंदोबस्त की प्रस्तावना किसने दिया था? ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान महलवारी बंदोबस्त की प्रस्तावना किसने दिया था? थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड मैकेंजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर अलेक्जेंडर रीड? तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा बेटा? सही जवाब इसमें जाएगा आपका हार्ट मैकेंजी। ठीक है, हार्ट मैकेंजी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हार्ट मैकेंजी 1822 में उत्तर पश्चिम प्रांतों में जैसे यूपी के लिए महलवारी व्यवस्था तैयार की गई थी, जिसमें गांव महल, यानी कि गांव जिसको महाल कहा जाता था, इससे राजस्व लिया जाता था। तो महलवारी किससे संबंधित है? ठीक है, तो महलवारी गांव से राजस्व लिया जाता था, उसको महलवारी कहा जाता था। कब आया ये? तो 1822 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? हार्ट मैकेंजी लेकर आए थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो काफी आसान सा सवाल यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो अब तक का इस वीडियो का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो केसरी किसका है? तो जिसका नाम केसरी उपनाम था वही चलाया था। तो किसका नाम उपनाम था केसरी? तो बाल गंगाधर तिलक का। केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी, यानी कि केसरी जो है वो अंग्रेजी में भी छापा गया था और मराठी भाषा में छापा गया था, और अखबार यह तिलक द्वारा, मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा छापा गया था। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से शुरू होता है आपका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में जैसे कि यहाँ पर शुरू क्या लिया क्या जाएगा? जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने यानी कि घूर्णन करने के कारण क्या होता है? यानी कि जो पृथ्वी है
एक मिनट बता रुकिएगा। ये मान लो पृथ्वी है, तो अपने जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर, तो ये इसके कारण क्या होता है जब अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये मान लो ये अपना अक्ष है, इसको क्या कहते हैं, जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है, क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो इसके कारण क्या ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, ग्रहण होता है, फिर ज्वार भाटा होता है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा, घूर्णन गति के कारण क्या घटित होता है, तो इसमें दिन और रात का परिवर्तन होता है। ठीक है, दिन और रात का परिवर्तन होता है जब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब सूर्य के चारों ओर जो है घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, जब मान लो ये सूर्य है, जब इसको चारों ओर घूमती है तो इसको कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, परिक्रमण काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें ऋतुओं का परिवर्तन होगा। जब सूर्य के परितः घूमेगी तो ऋतु का परिवर्तन होगा। जब घूर्णन गति खुद के अक्ष पर घूमेगी यानी घूर्णन गति करेगी तो दिन और रात में परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन यानी कि ग्रीनविच में क्या समय होगा। तो क्या आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ऑप्शन बी कह रहा है 4:30 बज रहे होंगे दोपहर सुबह के, या फिर दोपहर के 2 बज रहे होंगे, फिर रात के 12 बज रहे होंगे। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताएं कि भारत का कितने घंटे जीएमटी से आगे चलता है, ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे चलता है भारत का टाइम, तो कितने घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, कितने घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का समय आगे चलता है ना। तो अगर यहाँ पर 12 बजे हैं यानी कि 12, देखिए 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, तो जैसे यहाँ पर आपके 12 बजे हैं, कितने बजे है, 12 बजा है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, 5.5 घंटे घटा देंगे, यानी कि 5.5 घंटे यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, घटाना होगा। सॉरी, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का मतलब ये हो गया 30 मिनट, और 12 5 इधर एक गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 11, 11 से यहाँ पे कितना बचा, एक मिनट, यहाँ पे बचा आपका 6, तो यानी कि 6:30 तो इसमें 6:30 किस ऑप्शन में है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी, सुबह के 6:30 बजे होंगे भारत में। अगर जो है 12 बजे है, यानी 12 बजे कितने बजे क्यों कहते हैं, 12 बजे मतलब रात के 12 बजे। ठीक है, सॉरी दोपहर बचा है ना, यहाँ पे दोपहर 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे से 5.5 घंटा घटाओगे तो 6.5 घंटा आ जाएगा। तो लंदन में सुबह के 6:30 बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं वह क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्यमंडल, डी मध्यमंडल, सॉरी वायुमंडल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगी, तो यहाँ पर बेटा क्या जाएगा, क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और यहाँ पर क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ जहां पर बादल, बारिश और आंधी जैसे घटनाएं होती हैं उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कह रहा है विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो विश्व का अन्न भंडार किसको कहते हैं, क्या उष्ण वन को कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान जैसे प्रेरी है उसको कहते हैं, फिर सवाना घास के मैदान को कहते हैं, फिर टुंड्रा प्रदेश को कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्लियर करेक्ट होगा। उत्तरी अमेरिका के पेरी को गेहूं की भारी उत्पादकता के कारण विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, जो शीतोष्ण घास का मैदान है यहाँ पर, यह अमेरिका का पेरी जो घास का मैदान है, यहाँ पर गेहूं की उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवनीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रेवेन्यू रिसोर्सेज, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्या आपका ऑप्शन ए कह रहा है सौर मंडल और पवन ऊर्जा, कोयला, या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें से सही जवाब क्या जाएगा, सही जवाब जाएगा बेटा कोयला। कोयला यानी कि एक बार जब कोयला खत्म हो जाएगा तो यह दोबारा आप नहीं बना सकते हैं, यानी कि कोयला एक ज्वलनशील ईंधन है जो कि सीमित है और एक बार खत्म होने पर दोबारा यह नहीं बन सकता है, यानी कि यह अनवनीकरणीय है। और जो आपका मान लो सौर ऊर्जा हो गया, तो ये इसको डेली दोपहर होती है, सोलर चार्ज होते हैं आपके सूर्य के प्रकाश से, पवन ऊर्जा हवा चल रही है बराबर, तो सौर ऊर्जा आपको उसको प्राप्त हो रही है। तो इन चीजों को नवीकरण कर सकते हैं, लेकिन आप कोयला को नवीकरण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के निवासी मुख्य रूप से क्या खाते हैं। तो अमेजन बेसिन के जो निवासी क्या खाएंगे, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, कैपिटोवा यानी कि कसावा खाते हैं, फिर चावल खाते हैं।
तो यहाँ पर 21 का सही जवाब जाएगा आपका टाइपिकोवा, ठीक है। अमेजन बेसिन के निवासी मुख्य रूप से टाइपिओका खाते हैं जो जमीन के नीचे उगता है, ठीक है। और आप ये बताएं भारत में कहाँ पर खाया जाए, तो ईवीएस में ये क्वेश्चन पूछता है। ईवीएस में जो है ईवीएस ये केरल में खाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्या आप उष्णकटिबंधीय वन क्या राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर ऑप्शन डी कह रहा पंजाब। तो उष्णकटिबंधीय बेटा वन कहाँ पाए जाएंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, यहाँ भारी बारिश होती है इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, जो गोखुर झील का निर्माण होता है यह किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी नदी, या फिर ऑप्शन डी समुद्री लहरें। तो सही जवाब यहाँ पर कहा जाएगा, सही जवाब जाएगा बेटा नदी, ठीक है। नदी यानी कि मैदानी इलाकों में नदियां विपर्स बनाती हैं जो कि कटकर अलग हो जाती हैं और गोखुर झील बनाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका नदी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो गोखर झील होती है निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों के द्वारा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघलती हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे, यानी कि पृथ्वी की सतह है तो उसके नीचे जो चट्टानें पिघल रहे हैं उनको क्या कहोगे, लावा कहा जाता है, मैग्ना कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है, फिर राख कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बेटा, सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी मैग्ना कहते हैं इनको। जो लगातार चट्टानें पिघल रही हैं इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या है, तो जो जनसंख्या घनत्व है उसका तात्पर्य क्या है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या या संख्या। ऑप्शन बी कह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है एक देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन डी कह रहा है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा, तो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ आप जाना होगा आपको, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। तो आप ये बताएं कि पहले ग्रह कितने हैं, अभी वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में अभी टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। प्लूटो को हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया, क्योंकि उसका जो चक्कर था वो निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा था, निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा था और काफी छोटा भी था। अब यहाँ पर पूछा पृथ्वी के जुड़वा किसको कहा जाता है, क्या मंगल को, शुक्र को, शनि को, या फिर वीनस को। तो ऑप्शन बी जाएगा शुक्र, ठीक है। शुक्र को जो है आकार और द्रव्यमान के लगभग समान है, पृथ्वी जो है शुक्र का आकार और द्रव्यमान के लगभग समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। जुड़वा या जुड़वा बहन के नाम से इसको जाना जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, तो शुक्र होगा। भोर तारा किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं आपका, तो मंगल को कहते हैं। जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। लेकिन अब शनि के बारे में एक पॉइंट आप भी बताएं, शनि के बारे में एक पॉइंट आपको लिखना होगा, नीचे कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका सिल्क यानी कि रूट संबंध मुख्य रूप से किस देश से है, तो क्या भारत से, चीन से, रोम से, ईरान से। तो सही जवाब बेटा क्या जाएगा यहाँ पर, चीन जाएगा। क्या जाएगा, चीन, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में चीन से रेशम यानी कि सिल्क ले जाने वाले मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता था, ठीक है। तो सिल्क रूट चीन का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए कहा जाता है, तो क्या तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, या फिर आर्द्रता। जो बैरोमीटर का प्रयोग होता है बेटा वो किस लिए होता था, ये किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी, सॉरी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा तट कोरोमंडल तट कहलाता है, तो कोरोमंडल तट कौन सा कहलाता है, पश्चिमी घाट, दक्षिण भाग जो यानी कि केरल वाला, या फिर पूर्वी तट का दक्षिणी भाग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का, या फिर गुजरात का तट, या फिर आपका कोकण तट, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 29 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी यानी कि पूर्वी तट का दक्षिण भाग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उत्तर पूर्व में भारत में क्या कहा जाता है, तो झूम खेती को क्या कहते हैं वहां पर,
तो क्या मिल्पा कहते हैं, रोका कहते हैं, झूम कहते हैं, फिर लदांग कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा बेटा? इसको झूम कहते हैं। झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहते हैं, या फिर इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिजोरम राज्य में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपका यहाँ से भाग 3 स्टार्ट होता है। 3 भाग यानी कि सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान यहाँ से शुरू होता है, यानी कि पॉलिटी और सिविक्स। ठीक है, पॉलिटी और सिविक्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, इसलिए वॉइस नहीं आ पाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? क्या संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर केवल लोकतांत्रिक, या फिर हिंदू राष्ट्र, या फिर केवल संभत्व प्रभुत्व संपन्न? तो देखिए, जो संविधान में इसको क्या बताया गया है संविधान की प्रस्तावना में, तो इसको भारत का एक संपूर्ण सब प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यानी कि यहाँ पर बेटा ऑप्शन ए आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये शोषण के विरुद्ध आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 23-24 में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में है। यह क्या निषिद्ध करता है? क्या बाल विवाह, या फिर मानव तस्करी और जबरन श्रम, या फिर छुआछूत, या फिर धार्मिक भेदभाव? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में सही जवाब क्या जाएगा बेटा? यहाँ पर आपका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम के विरुद्ध ये निषेध करता है। ठीक है, ये विरुद्ध अधिकार है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 23-24 में है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत में संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भारत द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो क्या 2, 10, 12 या 20? तो सही जवाब जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि 12। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया द्वारा किसी मुद्दे को खास तरह से पेश करना ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए, इसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं, एजेंडा तय करना कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं, फिर प्रसारण कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? 34 का बी जाएगा, यानी कि एजेंडा तय करना। ठीक है, एजेंडा तय करना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है? तो भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है? तो क्या एकीकृत होती है, विभाजित होती है, स्वतंत्र नहीं है, या फिर संसद के अधीन है? तो भारत की जो न्यायपालिका बेटा वो कैसी है? सही जवाब क्या जाएगा इसमें? सही जवाब जाएगा आपका एकीकृत है। ठीक है, एकीकृत है, यानी कि न्यायपालिका से किसी भी का भी या सरकार या फिर संसद या फिर किसी का कोई टचअप नहीं होता है, वह स्वतंत्र है। यानी न्यायपालिका क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी कि एकीकृत है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो क्या लोगों की भागीदारी है, संघर्षों की पूर्ण शांति समाधान है, फिर ऑप्शन सी समाधान और न्याय है, फिर ऑप्शन डी ये सभी हैं? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बेटा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा बच्चा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी लोगों की भागीदारी भी होगी, संघर्षों की पूर्ण शांति समाधान भी होगा, समानता और न्याय भी होगा। ये सभी आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का मुख्य अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 22 है ये क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षा का अधिकार,
गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता, या फिर आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 37 का सही जवाब किया जाएगा गिरफ्तारी से बचाव है, ठीक है। कौन क्या है? गिरफ्तारी से बचाव, यानी कि आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा। यह अनुच्छेद गिरफ्तारी को वकील करने और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद अनुच्छेद ये 22 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद पंचायती राज के किस स्तर पर कार्य करती है? तो क्या आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, या फिर राज्य स्तर। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि जिला स्तर। क्या? ऑप्शन सी, जिला स्तर। जिला परिषद पंचायत किस स्तर पर काम करती है? तो ये जिला स्तर पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मवा मत्स्य संघ का संबंध किस राज्य से है जिसने मछुआरों के अधिकार के लिए संघर्ष किया? तो क्या केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या फिर महाराष्ट्र? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 39 का बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। 39 का बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के जो विस्थापितों और मछुआरों के अधिकारों के लिए बना एक संगठन है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? क्या आपके राष्ट्रपति की होगी, प्रधानमंत्री की, संसद की, फिर सर्वोच्च न्यायालय की? तो देखिए, जो कानून बनता है बेटा वो कहाँ से पारित होता है? संसद से। संसद में जिस कानून को लेकर बहुमत पारित होता है वही कानून पेश किया जाता है। यानी कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद। संसद में कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं, ठीक है। तो ये शक्तियां होती हैं। संसद में कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का क्या अर्थ है? केवल शारीरिक मारपीट? ऑप्शन बी कह रहा है भारत घर के भीतर किसी भी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार। ऑप्शन सी कह रहा है पड़ोसियों से झगड़ा, या ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों को डांटना। तो घरेलू हिंसा बेटा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित थी आपका ऑप्शन बी, घर के भीतर किसी भी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार। यह अधिनियम कब पारित आया? यह अधिनियम पारित कब हुआ? तो 2005 में। कब? 2005 में ये पारित हुआ। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ये पारित कब हुआ, ठीक है। तो ये 2005 में पारित हुआ था, जिसमें जो है शारीरिक चोट के साथ साथ भावनात्मक, मौखिक और आर्थिक शोषण भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसियाकरण। हसियाकरण का क्या परिणाम होता है? तो हास्यकरण में क्या परिणाम होता है? लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, या लोग शक्तिविहीन और भेदभाव महसूस करते हैं, या फिर लोग अमीर हो जाते हैं, फिर इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 42 का बेटा सही जवाब क्या जाएगा आपका? हास्यकरण जो होता है ये सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोग शक्तिविहीन और भेदभाव महसूस करते हैं, ठीक है। तो हास्यकरण के कारण समाज खुद मतलब हास्यकरण के कारण समुदाय खुद को समाज से अलग थलग या शक्तिहीन और सुविधाओं से वंचित महसूस करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है जिसे सरकार नियुक्त करती है? तो नगर निगम का प्रशासनिक, यहाँ पर देखिए नगर निगम का अध्यक्ष अलग होता है, ठीक है, और नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख अलग होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। तो क्या मेयर होता है, नगर आयुक्त होता है, पार्षद होता है, फिर सरपंच होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? 43 का सही जवाब जाएगा आपका नगर आयुक्त, ठीक है। नगर आयुक्त यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। यानी कि मेयर जनता के द्वारा चुना जाता है, नगर आयुक्त इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मेयर होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। मेयर जो आपका ऑप्शन ए है इसको जनता चुनती है, यानी कि यहाँ पर लिखा होता है राजनीतिक या नगर निगम का अध्यक्ष तो मेयर होता है, लेकिन यहाँ कहा है प्रशासनिक तो आपका नगर आयुक्त होगा, ठीक है। जो प्रशासनिक होता है जिसको सरकार जो है सरकार एक अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का शिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, 21, 32 या 25? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 44 का सी, ठीक है। 44 का सी यानी कि अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है?
गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? क्या आपका एक ही पार्टी की सरकार, या फिर चुनाव से पहले बनी सरकार, या फिर जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं? फिर ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रपति शासन। तो गठबंधन की सरकार तो काफी आसान है, सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। यानी कि जब जब चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब शुरू होगा यहाँ से आपका पैडागॉजी, क्योंकि आपके ये 15 आपके सिविक्स का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिविक्स पॉलिटी के। अब पैडागॉजी स्टार्ट होती है। ये रहा भाग 4 में है आपका पैडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र। तो क्वेश्चन पहला कर रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक की भूमिका क्या है? तो क्या एकमात्र ज्ञान का संसाधन है, या इसमें सीखने की कोई भी संसाधनों में से एक संसाधन है, या फिर शिक्षक को केवल इसी से पढ़ाना चाहिए, फिर यह परीक्षा के लिए बनी है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब पैडागॉजी आप सॉल्व करते हैं तो आप शब्दावलियों का भी विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि सकारात्मक नकारात्मक जिसको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स कहते हैं, उन चीजों का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। विकल्प को काटने में काम आते हैं, विकल्प को हटाने में। और अब जब किसी भी प्रश्न का आंसर आपको ना समझ आए, या फिर आपका क्वेश्चन ही ना समझ आए, तो आप सीधा से एक मेथड लगाइए, एनिमेशन मेथड। उसमें क्या होता है, एनिमेशन मेथड के तहत आप ऑप्शन को कट करना सीखिए, तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पूछा है टेक्स्ट बुक जो होती है यानी कि पाठ्य पुस्तक क्या इसकी भूमिका क्या होती है? तो क्या एकमात्र संसाधन होता? नहीं, एकमात्र संसाधन नहीं होता है। ठीक है, शिक्षक को केवल इसी से पढ़ाना चाहिए तो जरूरी नहीं, शिक्षक केवल इसी से पढ़ा, यानी कि ऑप्शन आपका सी भी कटेगा। क्या सी भी आपका कटेगा? यह परीक्षा के लिए बनी, तो केवल यह परीक्षा के लिए नहीं बनी है, यह सीखने के कई संसाधनों में से एक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन बी आप करेक्ट हो जाएगा। जो पुस्तक होती है पाठ्य पुस्तक, ये सीखने के कई संसाधनों में से एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समूह चर्चा का क्या लाभ है? तो क्या शोर इससे बढ़ता है? तो शोर बढ़ता है, लेकिन ये निगेटिव टैग वर्ड है। यह एक दूसरे के विचारों को सुनना और सम्मान करना सिखाता है। यह भी शिक्षक को आराम मिलता है, शिक्षक को आराम नहीं मिलता, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा नहीं होता। जो आपका समूह चर्चा होती है, ठीक है, जिसमें कई बच्चे यानी ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हो, जिसमें कई बच्चे जो होते हैं, दो पार्ट बनाए जाते हैं, कम से कम दो पार्ट, जिसमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे के विचार को सुनता और उसको सीखने का सम्मान करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र स्केल। मानचित्र में स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्या मानचित्र को सुंदर बनाने के लिए? तो सुंदर बनाने के लिए, आनंद लेने के लिए, परीक्षा के लिए? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतीक को दिखाने के लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दिशा दिखाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। जो मानचित्र में आप स्केल यूज करते हैं, स्केल तो धरातल की वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के अनुपात को दर्शाने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धरातल की वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के अनुपात को दर्शाने के लिए आप मानचित्र में स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में जब आप छात्र के विविधता के प्रति सम्मान कैसे विकसित करेंगे? तो कैसे विकसित करेंगे? केवल संस्कृति के द्वारा, संस्कृत के बारे में पढ़ाकर, तो केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये कटेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और त्योहार का उदाहरण देके, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है छात्रों को एक दूसरे से बात ना करने देकर, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। विविधता की समस्या बताकर, तो विविधता जो समस्या नहीं होती है, विविधता समस्या नहीं होती है, ठीक है, ये एक संसाधन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। भारत की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और त्योहारों के उदाहरण दे करके आप छात्रों में आप विविधता के प्रति सम्मान विकसित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर कह रहा है कि रचनावादी कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसा होता है? ठीक है, तो कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा दिए गए लेक्चर को रट करके, तो रटना क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये कटेगा। ऑप्शन बी कह रहा है छात्रों के अपने पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के अनुभव को जोड़कर ज्ञान का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है किताब को पढ़ करके, तो नहीं होगा, चुपचाप बैठ करके नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। छात्र अपने पूर्व ज्ञान और नए अनुभव को जोड़कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में आकलन यानी असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो क्या छात्रों को रैंक देना
पहला दूसरा जो आप वो होता है प्रथम स्थान दूसरा स्थान, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप रैंक के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है, अंकों की होड़ के लिए जो है आकलन करना उद्देश्य नहीं होता है। छात्रों को गलतियां ढूंढना तो ये भी नहीं होता है। अभिभावकों को शिकायत करने का उद्देश्य भी नहीं होता है। तो फिर उद्देश्य होता क्या है? अधिगम में अंतराल को समझना और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समय सीमा जो है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टाइमलाइन टीएलएम किस विषय के लिए उपयोगी है? तो क्या भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास या फिर नागरिक शास्त्र? तो समय सीमा यानी टाइमलाइन शिक्षण के सहायक सामग्री टीएलएम के विषय वस्तु के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगी। तो सही जवाब बच्चे यहाँ पे क्या जाएगा? इतिहास के लिए। ठीक है, आपको इतिहास में बताई जाती है समय सीमा की इतने बीसी, इतने मतलब ईसा पूर्व या फिर ईसवी। तो किससे? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इतिहास से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक छात्र कक्षा में पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या इसे डांटना चाहिए? तो बच्चों को आप कभी डांट नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कभी डांट नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, कभी उनको भय नहीं कर सकते, कभी उनको कक्षा से बाहर नहीं कर सकते, ना ही पढ़ाने से मना कर सकते हैं, ना ही स्कूल आने से मना कर सकते हैं। उसे निकाल देना चाहिए तो निकाल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अनदेखा भी नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या आप? तो उस मुद्दे पर चर्चा आयोजित करके संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, संवेदनशीलता को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो बच्चे का पूर्वाग्रह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुली किताब परीक्षा यानी कि ओपन बॉक्स एग्जाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों को करने देना। तो नहीं, नकल करने देना जो है ये गलत होता है। ठीक है, रटने के भार को कम करना और अवधारणा को समझ परीक्षण करना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खुली किताब का मतलब होता है रटने के भार को कम करना और अवधारणा समझ का परीक्षण करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब पे हो जाएगा आपका, यानी ओपन एग्जाम रटने की बजाय यह जांचता है कि छात्र जानकारी को खोजकर उसका उपयोग विश्लेषण कैसे करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञापन विषय पढ़ाते समय सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो विज्ञापन विषय जब पढ़ाया जा रहा हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? परिभाषा लिखाना। तो परिभाषा नियम कानून नहीं लिखवाना होता है, गलत हो जाएगा। विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल किताब पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विभिन्न विज्ञापनों को दिखाकर उनका विश्लेषण करना। ठीक है, तो विज्ञापन विषय पढ़ाते समय सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे आधारित परियोजना का मुख्य क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए कह रहा है छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना। तो हमने कई बार बताया कि छात्रों को आप कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यह खर्चीला होता है तो नहीं, यह समय बर्बाद करता है तो नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यह छात्रों को वास्तविक डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने का कौशल विकसित करता है या कौशल देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकें किस पर केंद्रित हैं? सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकें किस पर संबंधित? केवल तथ्यों पर तो नहीं, परिभाषाओं पर नहीं, इतिहास पर नहीं, यह संबंधित है ठोस उदाहरणों और डेटा स्ट्रेटजी के माध्यम से अवधारणाओं को समझने पर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए निगेटिव वे में पूछा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। निगेटिव में पूछा है तो क्या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, ये फिर उद्देश्यपूर्णता नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, फिर विचारोत्तेजक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा बेटा ऑप्शन सी, यानी कि अस्पष्टता नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रश्न पत्र में क्या नहीं होनी चाहिए? तो अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। बाकी स्पष्टता होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, विचारोत्तेजक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा था नहीं, तो नहीं आपका हो जाएगा अस्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक विधि के चरण क्या है? तो उदाहरण, अवलोकन, सामान्यीकरण, नियम, या फिर ऑप्शन जो है बी कर रहा है नियम, उदाहरण, अभ्यास। ऑप्शन सी कर रहा है परिभाषा, व्याख्या, या फिर रटना लिखना। तो देखिए आगमनात्मक जो होता है ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उदाहरण, अवलोकन, सामान्यीकरण, नियम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 देखिएगा, 60 शो नहीं कर रहा है। ये लीजिए 60 नंबर क्वेश्चन, पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चों के काम
का एक संग्रह जो उनकी प्रगति और उपलब्धियों को दर्शाता है, या फिर एक भारी बैग है, या फिर शिक्षक की डायरी, या फिर स्कूल का रजिस्टर है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कंपलसरी कि आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कि पोर्टफोलियो क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 60 प्रश्न, 60 प्रश्न में आपको आज की वीडियो में करवाए। तो आपने 60 में से कितने सही विकल्प, यानी कि सही आंसर आपने कितने दिए हैं 60 में से, आप वो बताएं। और वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो के बारे में व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट करिए, ठीक है। और अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।